नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, टीम राजनीति.com से। आज हमारे साथ है दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जतिन जी, नमस्कार। सर, अपने बारे में बताइए। आपसे तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है हमें। आपके बारे में हम हमेशा सुनते हुए आए हैं। अपने बारे में बताइए सर कुछ। मैं दिल्ली का प्रोडक्ट हूँ। जब दिल्ली का प्रोडक्ट होता तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे ध्यान है उस वक्त आसपास खेती नज़र आते थे, तो मुझे खुशी भी होती कि मैं दिल्ली का ओरिजिनल व्यक्ति हूँ। और स्कूलिंग मेरी 12वीं तक दिल्ली में हुई, कॉरपोरेशन के स्कूल में हुई, रामजस नंबर 1 में हुई। बालकाल्य से ही मैं संघ से प्रेरित होके, मेरे फादर भी संघ में थे, तो मैं बालकाल्य से संघ सेवक हूँ। और 1991 में मैं बीजेपी, जब लोकसभा चुनाव था तो मैंने बीजेपी में काम करना शुरू किया। आज मुझे तक किया तो बीजेपी में काम करता हूँ। बहुत सारी जिम्मेवारी मेरी रही हैं, पढ़ाई लिखाई भी की, सब चीज़ें हैं। मुझे याद है 1991 में BL शर्मा प्रेम जी का चुनाव था लोकसभा का, और दिल्ली के दिग्गज HKL भगत जी के सामने था। पूरी दिल्ली में उस वक्त जुनून था। संसद था ही, पर एक्टिवली बूथ पे काम किया, बूथ पे एज ए कार्यकर्ता काम किया। बाद में बूथ का अध्यक्ष बना, मंडल में रहा, मंडल प्रभारी रहा, जिले में रहा। मेरा सौभाग्य प्रदेश में रहा, प्रदेश में अभी भी हूँ, और राष्ट्रीय लेवल पे भी काम अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी किया। तो हर लेवल पर हमारी पार्टी में 5 तरह का प्रणाली होती है: बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय। और आज भी मैं सभी लेवल पे काम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। स्टडी आपने बहुत करी, इसके बारे में तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि आपको पढ़ने का आज भी शौक रहा है। मेरा मानना है कि आदमी की उम्र कुछ भी हो, 24 घंटे में उसको मरते दम तक स्टडी का टाइम जरूर निकालना चाहिए। जितनी आप ज़्यादा लर्न करोगे, उतना जीवन में आप अच्छा काम करोगे। मैंने आपको बताया कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में हुई, 12वीं तक मैंने दिल्ली में रहा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैंने साइंस से की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 4 साल रहा वहाँ पर। उसके बाद मैंने MBA की गाज़ियाबाद से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर लॉ की। मैंने आर्ट्स से MA की, MSc एनवायरनमेंट मेरी रही। और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, और फिर मैंने PhD भी की। लिस्ट काफ़ी लंबी है। हाँ, और अभी भी मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहूं। मैं आर्टिकल भी लिखता रहता हूँ, रिसर्च भी करता रहता हूँ। मेरा एक अजीब सा कम्बिनेशन है आर्ट्स और साइंस का, आर्ट्स के साथ साइंस में, और अभी भी रिसर्च वर्क भी करता रहता अभी कम देखने को मिलता है आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन। हूँ। हाँ, है ऐसे हैं, पर मतलब मुझे भी खुशी होती है। मुझे याद है, जब तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ नहीं लूँ, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, रूटीन मतलब ये तो आपकी हैबिट में आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर राजनीति में बड़ा कम समय वैसे लगता है, कई बार हमारी लेट नाइट तक कोई कार्यक्रम रहता है, पर मैं आई मेक इट एंश्योर कि ज़रूर जब भी टाइम मिले। और अब तो क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास फ़ोन पे भी आप पढ़ सकते हो, लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हो। पहले तो बुक्स ही कम। हाँ। फैमिली सपोर्ट कितना करती है आपको इन चीज़ों, अभी भी आज भी जैसे आप पढ़ाई करते हैं सब कुछ करते हैं, फैमिली कितना इंकरेज करती है? फैमिली भी पढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा, माहौल ऐसा है इसका मतलब। मेरा जो बेटा है वो B.Tech सिविल है, M.Tech है, MBA है। अच्छा, मैं उसको कहता हूँ भैया लर्निंग ज़रूरी है। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी B.Tech MBA हैं और LLM कर रही है। मेरी बेटी अच्छी MBBS MD डॉक्टर है, ओके। तो वो अभी भी वो तैयारी कर रही है। मेरी वाइफ भी MA B.Ed LLB है। अच्छा अच्छा, तो मेरी वाइफ भी राजनीति में है, तो दिक्कत नहीं होती। तो उसे पता है कि राजनीति में क्या रहना पड़ता, तो घर ठीक रहता है। हाँ, वो कॉरपोरेशन में मेंबर भी रही, जोन के चेयरमैन भी रही, अभी भी पार्टी में काम करती है। जो भी जिम्मेवारी मिलती है एजुकेशन में करती है। वो नॉमिनेटेड मेंबर भी रही 5 साल। तो फैमिली सपोर्टिव रही। और मुझे याद है मैंने अपने फादर स्वर्गीय शीशपाल गुप्ता जी से सीखा था। बचपन का अगर आप दिल्ली की बैकग्राउंड देखें, सब हैंड टू माउथ होते थे यहाँ। मतलब किसी का, ना ही हम ही नहीं, जो भी जब बाहर से आए थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि आपके पास रोटी हो ना हो, पर पढ़ना जरूर है। हाँ, उनका हमेशा से रहा। मुझे ध्यान है
कि आज तो भगवान की कृपा से ठीक है, पर पहले तो बड़ा सर्वाइवल ही मुश्किल होता था। बचपन की बात बता रहा हूँ आपको, 1970-75 की। पर उन्होंने हमेशा कहा कि कुछ भी हो, पढ़ना जरूर है। और मेरी मदर बचपन में चली गई थी। मेरी मदर इलिटरेट थी, पर मुझे याद है जब छोटी थी तो वो भी पहले प्रौढ़ शिक्षा होती थी तो वो भी पढ़ती थी। तो फादर का ऐसा वो हुआ कि अब उसको हमने पूरा ऐसे हमारे जीन्स में आ गया कि आप पढ़ते रहो। जनरेशन टाइप। हाँ, मतलब वो इतने नहीं पढ़े, पर उनका था कि बच्चों को ना पढ़ना चाहिए, उसका फ़ायदा भी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। और जब आप की एजुकेशन ठीक हो तो आप गलत कामों से बचते हो, ये सच्चाई है। आप कभी भी देखोगे एजुकेटेड आदमी गलत काम, समाज की सेवा में रहेगा, कम देखभाल करेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज के टाइम पे एटलीस्ट आपको घर वालों को के साथ साथ क्षेत्र वालों को भी काफी कुछ समझाने को मौका मिल जाता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है इंसान की। और खाली पढ़ाई ये नहीं कि किताबी पढ़ाई, आपको सामाजिक ज्ञान भी, अनुभव क्या हो रहा है। आज हम देखो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, नेपाल में क्या स्थिति आई एक बारी, अफगानिस्तान में क्या है। तो हमें लगता है कि हमारा देश कैसे अच्छा चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है, हमारी संस्कृति कैसी है। बेसिकली हमारा जो इतना ग्रोथ हुआ, हमारी संस्कृति का बड़ा रोल रहा है। हमारे जो फोर फादर रहे, जो शास्त्रों का ज्ञान था, जो सारा सिस्टम था। और अगर आप पे एजुकेशन लेवल नहीं है तो आप कुछ समझ में नहीं है तो आप क्या डिसीजन लोगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। इंस्पिरेशन तो किसी से मिलती होगी आपको? इंस्पिरेशन मैंने बताया कि फादर से मेरे वो रही है शुरू से। फादर भी 1997 में एक्सपायर हो गए, मदर मेरी बचपन हो गई थी। पर अटल जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली। मेरा सौभाग्य रहा, बाद में मैं बहुत बार मिला भी उनसे। अंतिम यात्रा में भी था, पहले भी था। पर शादरा में वो बहुत आते थे। शादरा के रामला मैदान में अटल जी, मैंने कई बार हम भाषण सुनते तो लगता था क्या हम उनकी एक झलक भी देख पाएंगे। तो अटल जी का बड़ा रहा। और आज के समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं हम तो उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था क्या था, पर उनके जो भाषण होते थे वो बड़े प्रेरणादायी होते थे। सच्चाई है, मैंने तो सुने बहुत बारी। विचारधारा, भाषण, उनकी शैली, और सब उनका सम्मान करते थे। तो उनसे ही प्रेरित होकर भी घर में माहौल था, वैसे तो राजनीतिक नहीं था बचपन में। हम आरएसएस से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे। तो उसके बाद 91 में मैंने कब बताया आपको कि बीजेपी से एक्टिवली जब पढ़ाई थोड़ी एक लेवल पे हो गई। हाँ, पहला लोकसभा चुनाव था। और आज की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई इंसानी नहीं है। मतलब जिस लेवल पे लगता है कि किस तरीके से 24 घंटे वो काम करते हैं, तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। कई बार मन खट्टा भी होता तो उनकी तरफ देख लो, उनके याद कर लो, तो लगता नहीं अभी आप उनके पासन भी नहीं हो। पॉजिटिव वाइज है। और यू सी यू आर नॉट कंपेरेबल टू द पर्सन, यू आर ओनली ए वेरी वेरी स्मॉल थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। मुझे हमेशा याद आता है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक वो लाइन्स है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो करना चाहिए काम, जीवन तो इसी के लिए। और हमेशा देखो, आपको हमारी मनुष्य योनि है और एक पशु योनि होती है। हमें बनाया भगवान ने इसलिए कि मनुष्य ही कर्म करता है, बाकी कोई नहीं करता। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम मनुष्य किस बात के। हाँ, और पॉजिटिव एंगल में करना चाहिए। पब्लिक चैलेंजेस को किस तरीके से, जो कोई आपके सामने शिकायतें आती होंगी क्षेत्र को लेकर कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए आप कैसे करते हैं? उनकी जो आपके सामने कुछ अपनी कोई, मुझे लगता है कि व्यक्ति का विकास, चाहे क्षेत्र का विकास, चाहे राष्ट्र का विकास, अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें है तो अच्छा होता है। कुछ साल मेरी वाइफ को मौका मिला रहने का, तब भी मैं उनका कभी सहयोग करता था या पार्टी में काम किया है। कुछ मेरे पास सरकारी जिम्मेवारी भी रही। पब्लिक मुझे लगता है कभी गलत नहीं होती। और अगर आप सामाजिक क्षेत्र में हो तो पब्लिक की समस्याओं का समाधान करना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको पॉजिटिव एंगल में लेना चाहिए। अच्छा, और उनको उम्मीद है आपसे, तभी तो वो आपके पास आ रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, 135 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन है हमारे देश में।
और हम जैसे कुछ लोग हैं तो अगर आ रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। आज कौन किसके पास जाता है, किसी के पास टाइम नहीं है जाने का, जा रहा है तो किसी उम्मीद से जा रहा है। और ये आपके कर्म है, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की काम आ सको, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको पॉजिटिव एंगल, और जितना आप मिलोगे एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है सर, बिल्कुल। पर्यावरण को लेकर आप काफी सजग रहते हैं। मेरी एजुकेशन उस लेवल पे है, और मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का बोर्ड मेंबर हूँ। एजुकेशन मैंने इस टाइप की है, तो और फिर ये मेरे पास जिम्मेवारी है देश में पर्यावरण की स्थिति दिल्ली में ठीक रहे, देश में ठीक रहे। CPCB की तो पिछले 5वां साल है, DPCC की अभी आई है। तो मेरी ये जो एजुकेशन है उससे कुछ पर्यावरण शुद्ध हो, ठीक रहे, नियम कानून ठीक रहे, उसमें काम करता हूँ। और मैं रिसर्च वर्क भी करता हूँ, मेरे काफ़ी रिसर्च भी पब्लिश हुए हैं। मुझे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बुलाते भी हैं अपने यहाँ अपने पेपर प्रेजेंट करने के लिए, एजुकेशन के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि उस काम में मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाई लिखाई में मेहनत की है उसका कहीं तो सदुपयोग हो रहा है। पोल्यूशन वगैरह को लेकर हाँ, मैंने बहुत सारे, मैं अभी एक वर्क कर रहा हूँ कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो व्हीकल्स हैं, उससे कितना पोल्यूशन होता है सबको पता है। पर अभी मैंने एक स्टडी की है कि जो आपके टायर्स से कितना हो रहा है, नैनो पार्टिकल्स आ रहे हैं। एक मैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में काम करता हूँ, मैं दिल्ली का सबसे बड़ा गंदा पानी साफ़ करने का प्लांट है, उसमें उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। 80 लाख लीटर हम ट्रीट करते हैं। पर अभी ट्रीटेड वाटर का कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ वेस्ट जा रहा है। अभी मैंने सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड उनके कुछ अधिकारियों से बात की, हम उसको रिचार्ज क्यों नहीं करते, उसको किसी ने सोचा नहीं देश में। तो अब उस पर काम होगा। मैं कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ। अच्छा, मैं पब्लिक से भी जुड़ा हूँ और साइंस से भी हूँ, और इस चीज़ में तो मेरा कनेक्ट रहता है आम जनमानस की समस्याओं से। तो उनको दोनों को मैच करा के कुछ उसका सोल्यूशन करते हैं बस। और मेरा नाम भी है इसी वजह से। रिसर्च वगैरह आपकी इसमें चलती रहती है? हाँ, चलती रहती है। इतनी ज़्यादा मैं लेबोरेटरी वगैरह में टाइम नहीं दे पाता, पर मेरा एक एडवांटेज है, क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट होने की वजह से जो जनमानस की इस दिशा में जो समस्याएं हैं, मैं उनका कुछ ना कुछ हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरा प्लस है। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, एडमिट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ दिन में 2-4 घंटे जरूर इस सिस्टम। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर भी आप काफ़ी उसमें? हाँ, मेरा ये भी है। मैं दिल्ली मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी की जो एसोसिएशन है उसका भी चेयरमैन हूँ, ईस्ट दिल्ली का भी हूँ। तो MSME के लिए काम करना, मेरा मानना है कि देश में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो वो MSME है। और MSME का ग्रोथ देश की इकोनॉमी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। तो जब से मैंने अपना शुरू किया था 91-92 में, तब से मैं इसका काम कर रहा हूँ, और इनके वेलफेयर के लिए, इनके ग्रोथ के लिए करता हूँ, और लोग भी उम्मीद रखते हैं। फिर मेरा बायोडाटा ऐसा है कि मैं सरकारी में भी सिस्टम में भी हूँ, राजनीति में भी हूँ, और इंडस्ट्री में भी हूँ। तो लोगों का कुछ ना कुछ हो जाता है, और लोगों को देखो रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश का भला होगा। आज कोरोना काल में इतने लोग, इतने देश पिछड़ गए, पर हमारा देश और मजबूत हुआ है, मोदी जी की लीडरशिप से हुआ है, और ये जो लोगों की ताकत है। और मैं तो एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या है। एक समस्या ये हो सकती है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर मैं कहता हूँ आप बताओ ना किसको काम नहीं है, हम दिलाते हैं आपको काम। अगर काम कोई छोटा बड़ा ना माने, आपको चाहिए सरकारी नौकरी तो रोजगार नहीं पैदा हो सकता। पर अगर किसी को निजी काम करना, आज दिल्ली जैसे शहर में तो कोई इच्छा हो किसी को काम करने की, हर काम है उस पर अवेलेबल है। आपको मिलते नहीं, आपको स्किल लेबर नहीं मिलती दिल्ली में, देश में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि, और कई बार मोदी जी ठीक कहते हैं, आपको रोजगार तो मिल रहा है, सरकारी नौकरी। इसलिए कई लोग मुझे लगता चाहते हैं कि यार थोड़ा सा सिक्योर्ड मामला है, ये मामला है। आज आप देखिए, आज आप यही चीज़ कर रहे हैं, कितने लोग इसमें जुड़ गए। आज आप देखिए दिल्ली में
तो चाहे आपको रिक्शा बोलेरो, चाहे रेडी वाला, सब्जी वाला, अगर आपको काम करने का जज्बा है तो आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, स्किल कुछ भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। यू कैन नॉट जस्ट गो आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब्स। नहीं, सही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। यूथ के लिए क्या मैसेज देते हैं आप, क्या आप समझाना चाहेंगे आप यूथ को? बता दो, जैसे आपने देखी, हाँ बिल्कुल आपने ये वाली बात तो बिल्कुल सही कही कि कोई छोटा ना बड़ा अगर काम ना फिर भी मुझे ये लगता है निजी रूप से हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरा निजी रूप है। इफ़ यू आर स्किल्ड, इट मे बी एनी फील्ड। स्किल मतलब बहुत से लोग कंप्यूटर ऑपरेशन जानते हैं, बहुत से लोग प्लम्बिंग जानते हैं, इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी फील्ड में स्किल्ड जरूर होना चाहिए। और आप जरूरी नहीं उसमें काम करें। मुझे अपना घर चलाना है, सपोज मैं कहीं काम करता हूँ, पर मेरे घर में भी छोटी मोटी चीज़ें, मेरे दरवाजे का नट ढीला हो गया, मेरे वो प्लम्बर आए हो गया, तो स्किल्ड थोड़ा बहुत जरूर एक व्यक्ति को होना चाहिए। और आजकल तो हमारे देश में ITIs हैं, इंजीनियरिंग्स हैं, सब चीज़ें हैं। आदमी को स्किल, कोई प्रोफेशन, कोई आजकल आपको पता है हमारे देश में ट्रांसलेटर्स की शॉर्टेज है, बाहर से आते हैं, ऐसे ऐसी फील्ड है। तो यूथ को कोई भी एजुकेशन ले, वो एक तो थोड़ा बहुत स्किल्ड उसको जरूर होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या आती है उनको, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही ढंग से, या अब थोड़ा सा ना, पहले तो होता था, अब तो हमारी एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट हो गया है। अब तो हो गया है, हाँ, कोर्स ऐड हो गया है, स्पोर्ट्स ऐड हो गया है, सब चीज़ें हो गई है। पहले हमने मान लो BA की, MA की, तो हम बस वही चाहिए हमें, फिर हमें शॉर्ट हैंड सीखो या IAS बनो, ये बनो, वो बनो। अब तो स्किल का हो गया, तो ये अच्छी चीज़ है। व्यक्ति को धीरे धीरे ये डेवलप, आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। कोशिश क्यों नहीं करते? आप हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपको तमिल क्यों नहीं आती? आप मतलब, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो, पंजाबी क्यों नहीं आती आपको? मतलब आप कोई, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये ज़रूरत भी है। जितने आप ज़्यादा स्किल्ड होगे उतने अपने अपने जीवन में कामयाब होगे। मैं बताता हूँ आपको। आप देखो, मैं अपना काम भी करता हूँ, मैं पर्यावरण में काम करता हूँ, इंडस्ट्री में करता हूँ, राजनीति में करता हूँ। अपनी अगर मैं सच्चाई बताऊँ, कई बार ये होता है यार, ये राजनीति में ऐसा हो गया, डाउन हो गया, बट आई हैव अदर फील्ड आल्सो। आई एम वर्किंग 24/7. I am always short of time, and I am always short of time, and I am always free. दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। मेरे पास समय भी नहीं, मैं फ्री भी हूँ। आपको जितना काम है कितना ही कर लो आप, और आपको कुछ और करना है, खाली टाइम मैनेजमेंट बड़ा है। आप देखो, मोदी जी से हमें सीखना चाहिए। मैं तो कई बार मिला भी हूँ उनसे, मैंने देखा भी है। इवन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद और अपने जाने के बाद गाड़ी में भी वो मैंने सुना है कि वो सारी फाइलें क्लियर करते हैं, कितने सिस्टम, मिनट टू मिनट। और ये हैं किस लिए? और जब आपको कोई मान लो परिवार के साथ एंजॉय करना है तो आप वो भी करो। पर मेरा तो मानना है कि टाइम को किल नहीं करना चाहिए, टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, टाइम प्रेशियस है वो। हाँ, उसको मार क्यों रहे हैं हम? उसको सदुपयोग करें, उसको यूज़ करें ढंग से। बिल्कुल सही कहा सर। काफ़ी कुछ सीखने के लिए यही चीज़ होती है, इंसान धीरे धीरे हर एक से सीखता है। आपने वही लाइन स्टार्टिंग में बोलते हो, यार रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और आप देखिए, मैं अभी किसी को पढ़ रहा था, तो मुझे अच्छी लगी बात में आपसे। उसने अपनी कंपनी में बजट जब वो बनाता है तो उसने अपनी कंपनी में लर्निंग बजट रखा है। अच्छा। जो अपनी ईयरली बजट बनाते हैं कि मेरा कंपनी में 10 करोड़ का सपोज है, इतना इसमें बना है, तो उसने एक एम्प्लॉइज़ के लिए और अपने लिए एक लर्निंग बजट रखा है और हेड बनाया उसका। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको लगता है कि जी वो उसके फ़ायदे देखो, उसके मान लो एम्प्लॉई हैं या खुद है वो,
कह रहे जी मैंने ये दिखाया, ये डेवलपमेंट पे, लर्निंग पे मैं सीखता हूँ, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा मेरी कंपनी को ही हो रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी माई एम्प्लॉइज आर लर्निंग, न्यू टेक्निक्स दे आर लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग, न्यू डेवलपमेंट विच आर टेकिंग प्लेस, न्यू मैनेजमेंट कोर्सेज, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्सेज विच माई एम्प्लॉइज एंड मी आर टेकिंग, वो अल्टीमेटली वो मेरी कंपनी को बेनिफिट कर रहे हैं। उसी को मिल रहा है, बिल्कुल सही आपने। तो जितना आप सीखोगे, आज देखो विश्व जो है ना बड़ा चेंज हो रहा है और बड़ा फास्ट चल रहा है। आज जो चीज़ें अलाइव है कल को वो डेड हो जाती हैं टेक्नोलॉजी में। आप सोशल मीडिया में देखो, आज आपको सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, आप घर में जो गृहणियाँ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो उसी को देख के खाना बना रही है, आप बच्चे उसी को देख के पढ़ रहे हैं। आप ये देखो, हम लोग, मुझे याद है जब हमारे पे कैमरे होते थे, कोडक और नोकिया, आज क्या स्थिति है उनकी। हम लाइन में मतलब उसकी रील खरीदने जाते थे चांदनी चौक फिर उसको डेवलप कराने चांदनी चौक साइकिल मार्केट पे जाते थे आज फ़ोन पे हमारा सब चीज़ें अपडेट होगी। अब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो मर जाएंगे। हर चीज़ में आप घरों में देखोगे, पानी का है, मान लो आप पानी को बहाओगे कब तक चलेगा। आज सारी खेती है जो माइक्रो इरिगेशन में चल रही है, पानी का सदुपयोग हो रहा है। पर्यावरण में मैं मानता हूँ पर्यावरण की है, आज एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। यमुना जी की कंडीशन देखो आप, क्या हो रहा है, हम लोग नाला बहा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आगे क्यों बहा रहे हुए, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्या। अभी देखो मोदी जी का इनिशिएटिव देखो, माननीय भूपेंद्र जी का इनिशिएटिव देखो, 2 साल बाद आपको पराली ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऑप्शन आ गया, पराली के गट्ठर बनाओ, थर्मल प्लांट को दो, वो कोयले का रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिसर्च हो रही है, काम हो रही है। आप देखो फ्लाई ऐश, पहले दिल्ली में प्रॉब्लम होती थी, बदरपुर वगैरह कितना उड़ता था, आज उसकी शॉर्टेज है, फ्लाई ऐश की मिलती नहीं है, इतनी डिमांड है सीमेंट इंडस्ट्री में। किसी भी क्षेत्र में आप अपने काम में, अपने घर में, आप किसी भी क्षेत्र में आप देखो, अगर डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है, सिस्टम है, बिल्डिंग की नींव खोदनी है, बनानी है, बिल्डिंग को फिर दोबारा ले जाना है, रहना है, करना है, प्रोसेस है। जितना ज़्यादा व्यक्ति रोज़ नई चीज़ें सीखेगा उतना उसका भी विकास होगा, उसके क्षेत्र का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। और आज अगर हम विदेश जाते हैं ना, और आज से 2014 से पहले आप देखते, आज ज़मीन आसमान की लोगों की नज़रों का फ़र्क हो गया। आज इतनी इज्जत से देखा जाता है इंडियन है। कोरोना ने हमारी इज्जत, हमारी देश की इमेज इतनी ज़्यादा बढ़ाई है। 221 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन देश में अभी तक दे चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से राशन फ्री मिल रहा है। मेरे को तो, मैं तो ये मानता हूँ कि आज मैं जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है इसमें और मोदी जी का आशीर्वाद है। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं देते, पता नहीं रहते। 221 करोड़, आपको पता है पूरे विश्व की जनसंख्या क्या 800 करोड़ है, और 150 के करीब हम हैं, सेकंड लार्जेस्ट। आज अब तो फर्स्ट होने वाले हैं थोड़े दिन में, मतलब। और कितना ज़्यादा रिसोर्सेज बिल्कुल कम है, और पॉपुलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टाइम आ गया। अभी तो माता वैष्णो देवी ने कुछ कृपा कर दी, आपको बता दूं, लिथियम वहाँ निकला है, वो बहुत बड़ा सोर्स है। हम सारा इंपोर्ट था, सारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ये सारी चीज़ों में। और मैं तो एक स्टडी भी कर रहा था, जितने भी हमारे बड़े धार्मिक स्थान हैं, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ सब जगह पावर सेंटर है। और जो साइंस हमारे पूर्वजों पे, हमारे शास्त्रों में लिखे, वो आज भी हम नहीं है। पहले भी पुष्पक विमान होता था, पहले भी रॉकेट लॉन्चर होते थे, धनुष्वान होते थे, आज उसको फिर भी रामायण सब पढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल इस संस्कृति को लेकर ही था। क्योंकि संस्कृति को लेकर आप काफी जागरूक हैं। आपने काफी बीच में बताया जैसे कि धर्म को लेकर, संस्कृति को इंसान जोड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान भी बहुत जरूरी है, विज्ञान के साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। देखो हमारे जितने शास्त्र हैं सब में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। मैंने तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं ना उसका ज़्यादा ज्ञाता हूँ। हर चीज़ टू द पॉइंट। मुझे थोड़ी एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज है। आप देखो हमारा पंचांग देखो, 20 साल बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब आएगा वो आज ही लिखा है। 100 साल बाद कब आएगा वो आज लिखा है। तो ज्योतिषीय गणना जिसको हम बोलते हैं या एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है, मतलब हमारे देश से ज़्यादा एग्जैक्ट टाइम पता होता है, कितना डिस्टेंस है, कितना चांद से क्या दूरी है, वो आज खोजी होगी इन्होंने
विदेशियों ने, हमारे को तो पहले से पता है। पहले से लिखा हुआ है। हाँ, सूर्य कितनी दूरी पे है, सबसे बड़ा सूर्य है, कितनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का क्या इम्पैक्ट है, कैसे हैं प्रकृति में, पौधे क्यों लगाने चाहिए, ऑक्सीजन। आज हमारा सर्वाइवल हम मानते नहीं, 7 पेड़ चाहिए पता है एक आदमी को, पर ये लिखा हुआ है, आज ये प्रूव हो गया। मेरे सर्वाइवल के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए वी नीड 7 ट्रीज, 7 पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं उतनी हमें चाहिए। आप लगा लीजिए। कोरोना में क्या हुआ, ऑक्सीजन कमी देखी ना। अगर इतने पेड़ लगाए होते, आपने देखा कोरोना से लोग शहरों से गांवों में भागे, तो लगा वहां पर सच्चाई है। आज जल को, हाँ, आज भी कोई छुट्टी वगैरह कुछ हो जाता है, इंसान रिटायर के बाद भी उधर ही जाना चाहता है। अब हमारी, मैं तो यमुना जी बोलता हूँ, को दूषित कर दिया आज की दिल्ली की सरकार ने। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था 1970 के आसपास, मेरी माँ हाथ पकड़ के ना हमें डेली, मतलब महीने में एक पहले संडे को वहाँ नहलाने ले जा। हमारा वही पिकनिक होती थी, एक शादरे से पैदल जाते थे हम यमुना जी पुराने पुल पे, हम नहीं कि सभी वहीं पर ही नहाते धोते और अपना पूजा करते, प्रसाद, वो हमारे लिए दैट वाज द ओनली वो। आज आप सोच सकते हो वहाँ किसने किया उसको। आपको पता दिल्ली में एक और नदी है यमुना जी के अलावा? नहीं, दिल्ली में। हाँ, वो दिल्ली के लोग खा गए उस नदी को। अच्छा। साहिबी नदी उसका नाम है। आज उसकी जगह नजफगढ़ ड्रेन है। अच्छा। पूरी एक नदी को नजफगढ़ ड्रेन बना दिया। आप अभी गूगल करो, दिल्ली में साहिबी नदी कहाँ, दिखा देंगे आपको नजफगढ़ ड्रेन। एक नदी को खा गए। मतलब ये भी देखो आप कितने, ये जितने आप ड्रेन कह रहे हो, जितने आसपास देख रहे हो, मैं तो इन नहरों में नहाया हुआ हूँ। नहर होती थी बड़ी, सब उसी में चले जाते हैं, खराब करते जाते हैं। मतलब इंसान एक नदी को खा जाए। मैं तो एक शब्द मैंने ऐसा थोड़ा सा बोल रहा हूँ, पर दिल्ली की एक नदी को आपने नजफगढ़ ड्रेन का नाम दे दिया, इससे ज़्यादा बिगाड़ क्या सकते हो आप? नहीं, सही कर रहे हो। आपका यूथ का मैसेज बहुत अच्छा, लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में आप जिस तरीके से रिसोर्सेज खराब करते जा रहे हैं, तो आने वाले में आप अपनी आने वाली, देखो मेरे मान लें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधे सा एक डेफिनेशन है कि आप उतने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी सफिशिएंटली बचा रहे। जितना हमारे यूजफुल है मतलब उतना ही हमें करना चाहिए कि आगे वालों जनरेशन के लिए बचा करो। आज हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा आगे वाले तो बचेंगे नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉइट करो कि आपकी ज़रूरत पूरी हो और आने वाली जनरेशन के लिए बचाओ। आपको पता है हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो चुका, उथल पुथल हो रहा है। आप टर्की में क्या डेली भूकंप आ रहे हैं, जोशीमठ में क्या हो रहा है, 3.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो ये भूकंप भूचाल आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का जो आ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ये हम सब का रोल है। जब पराली जलती है तो इसका धुआं ओजोन लेयर को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको टेम्परेचर बढ़ाता है, उसको उसमें छेद करता है। आप जितना ये धुआं देखकर हम ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस है, जितनी चीज़ें हैं, गाड़ी में ये नहीं कह रहा नहीं चलाओ, पर क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। एक गाड़ी में आप डेली अकेले घूम रहे हो और एक गाड़ी में आप 3-4 लोग घूम रहे हो, तो यू हैव डिवाइडेड द कार्बन फुटप्रिंट इनटू 4%। क्यों नहीं आप सोच रहे? यही तो है ना, आगे वाले के लिए क्या छोड़ रहे हो? जैसे धीरे-धीरे जैसे ये हाइब्रिड गाड़ियां और ये सीएनजी वगैरह, इनका कुछ तो रोल अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा। देखो हर चीज़ का रोल अच्छा होता है। मेरे गाड़ियों का भी पहले अच्छा था, उसके आगे कॉम्प्लिकेशन। अब इनमें चिप लगती है, वो हम बनाते नहीं, मान लो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब पीछे पेट्रोल की गाड़ी का अच्छा होता था, लेड आया, लेड का रिप्लेसर। ये तो जो देखो नेसेसिटी जो इन्वेंशन है वो ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। सर आखिरी में 2 शब्द बताइए। देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजनीति.com का। मनोज अग्रवाल जी और मोहित क्वात्रा जी का जो वेंचर है, आप इतना अच्छा आप बोलते हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं राजनीति.com को। एक अच्छा पोर्टल और प्लेटफॉर्म आपने बनाया लोगों को अपनी बात रखने का, खास करके ये जो दिल्ली के में जो काम करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में,
और मेरी शुभकामनाएं मनोज अग्रवाल जी को, मोहित कौतर जी को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत, आपके भविष्य उज्जवल हो और ये अच्छा चले और फ्यूचर में मेरे लायक कुछ भी मैं कर पाऊँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पुणे राजनीति.com का धन्यवाद।